अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके साथ उमर याकूब मिन्हास अपने यूट्यूब चैनल माइंड मैटर्स पे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज से व्यूअर्स हम अपने चैनल पे वीडियो पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी, रिक्वेस्ट भी थी कि आप वीडियो पॉडकास्ट करें। तो आज एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो आपके हमारे दिल के बहुत करीब, जिससे हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है। एक ऐसा खेल जो पूरे मुल्क में बहुत खुशी के साथ, बहुत जज्बे के साथ देखा जाता है, सुना जाता है। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की। और क्रिकेट का एक बहुत ही शानदार इवेंट होने जा रहा है, एशिया कप, जो कि 9 सितंबर से शुरू हो रहा है दुबई में। तो इसी पे आज बात करेंगे कि पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तानी टीम की वीकनेस क्या है, सिलेक्शन कैसी हुई है, कौन कौन से खिलाड़ी टीम में होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, पाकिस्तानी टीम के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं इस इवेंट को लेके। हमारे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। इनके तजिए तबसरे हम पढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से मिस्टर क्रिकेट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप माइंड मैटर्स पे आए, हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। आपका बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने इनवाइट किया हमारे फेवरेट टॉपिक पे बात करने के लिए। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम टीम सिलेक्शन पे आएँ कि आप क्या समझते हैं कि जो इस दफ़ा टीम सेलेक्ट हुई है वो कैसी है, वो बैलेंस है, या कुछ खिलाड़ी आप समझते हैं ऐसे हैं जो टीम में होने चाहिए थे नहीं है, या कुछ ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। तो टीम सिलेक्शन पे थोड़ी बात करें, फिर हम इंशाल्लाह आगे इस सिलसिले को लेकर चलते हैं। टीम सिलेक्शन जो इस एशिया कप के लिए की गई है वो रिलेटिवली बैलेंस टीम है, जो क्योंकि अब थोड़ी सी कोशिश की जा रही है जब से हमने कोच, अब एक इंटरनेशनल कोच हायर किया है माइक हैसन को न्यूजीलैंड से। तो उनकी अप्रोच ये है कि थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेली जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक वो मुल्क था उन चंद मुल्कों में से जो कि अभी भी 2010, 12, 14 की T20 क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन अब T20 बहुत फास्ट हो गया है, उसके डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, स्ट्राइक रेट जो है वो ज़्यादा आपको रखना पड़ता है, विकेट्स की फिक्र नहीं करनी होती। लेकिन हमारा एक कन्वेंशनल स्टाइल चल रहा था, तो उस स्टाइल को ब्रेक किया गया है। कोशिश की गई है कि कुछ सिलेक्शन ऐसी की जाए कि उस मोड से बाहर निकला जाए। तो उस एतबार से तो जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस थी वो इस टीम में सिलेक्ट किए गए लेकिन हैं। मिस्टर क्रिकेट, ये बहुत बात हो रही है, हम सुन भी रहे हैं, लोग लिख भी रहे हैं इस पे कि बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है। हालांकि जब ये दोनों खिलाड़ी टीम में थे तो इन पे बहुत तनकीद भी होती थी। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? असल में जो बाबर रिजवान है उनके टैलेंट पे, उनकी एबिलिटी पे, उनकी स्ट्रेंथ्स पे कोई डाउट नहीं है। वो वाकईतन बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे, उन्होंने बहुत सर्व किया पाकिस्तान को। लेकिन एक सर्टेन इशू उनका रहा है हमेशा से, और वो है स्ट्राइक रेट का। वो दोनों का अगर आप करियर स्ट्राइक रेट देखें तो वो 120 से 30 के दरमियान फॉल करता है। और आजकल के क्रिकेट में अगर आप 120 या 30 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आप जो है वो 200 के टारगेट्स अचीव करें, या वाइल चेसिंग या पहले बैटिंग करते हुए आप 200 या 200 से ऊपर का टारगेट दूसरी टीम को दे सकें। तो बहुत सारे ओवर्स पिछले 3-4 साल की क्रिकेट में हमने देखा कि बाबर और रिजवान कंज्यूम कर लेते थे, और उसके बाद आने वाले प्लेयर्स को सेट होने का ना मौका मिलता था और ना वो उस तरह स्ट्राइक कर पाते थे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं उनकी अपने स्लोनेस जो है वो टीम को हार्म कर रही थी। चले, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को यही बात बताता चलूँ कि कुछ टेक्निकल वजूहत की बिना पर हम वीडियो लिंक पे नहीं ले सके, तो इसलिए ऑडियो लिंक पे हमारे साथ है मिस्टर क्रिकेट। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब कोई हम पॉडकास्ट करेंगे तो इनको वीडियो लिंक पे भी लेंगे या इनको अपने स्टूडियोज़ बुलाएंगे। तो आप ये बताइए कि जो मौजूदा टीम है, तो जी, इसकी जो सिलेक्शन है, आप कह रहे हैं कि आपको बहुत बेहतर लग रही है, हालांकि इसमें सीनियर्स नहीं हैं। तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपको लग रहा है कि जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है एशिया कप में पाकिस्तान के लिए? डोमेस्टिक क्रिकेट के जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको शामिल किया गया है। साइम अयूब इंजरी के बाद आ रहे हैं, लेकिन एक टैलेंटेड बैट्समैन है। ट्रू, ट्रू। ऑल्दो वो उतने अच्छे टच में नहीं है जितनी वो अपनी नी इंजरी से पहले थे। उनको बड़ी सीरियस इंजरी हो गई साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच खेलते हुए। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम पकड़ रहे हैं और बॉल भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो साइम अयूब जो है इस एशिया कप में पाकिस्तान के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं विद द बैट एंड यानी कि बॉल। ट्रम्प कार्ड के तौर पे आप साइम अयूब को देख रहे हैं, और साइम अयूब ने कुछ बहुत अच्छी इनिंग्स खेली भी हैं, और हालिया दिनों में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जी, परफॉर्मेंस उनकी काफी अच्छी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओवरऑल जो प्लेयर्स मैंने जैसे आपको पहले बताया वो सेलेक्ट हुए, उन सारों में ये कैपेबिलिटी है, वो थोड़ा तेज खेलते हैं। ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी उस तरह से नहीं रहती जिस तरह हम अगर बात करें बाबर या रिजवान की एवरेज थी। वो ऑब्वियसली इन प्लेयर्स की एवरेज नहीं है, शायद उतनी अच्छी क्लास भी नहीं है। लेकिन जो आजकल की T20 क्रिकेट है उसके एतबार से ये ठीक प्लेयर्स हैं कि जिस दिन ये अच्छा खेलते हैं वो मैच
पाकिस्तान के लिए जीत के ही आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, कप्तान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आगा सलमान को आप कैसा कप्तान देखते हैं और क्या आपको लगता है कि एक बड़ा इवेंट उन्हें मिलने जा रहा है और किस किस्म की कप्तानी उनसे मुतवक्को है इस एशिया कप के अंदर? सलमान अली आगा एक थोड़ी सी अनयूजुअल चॉइस थे। इनिशियली ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनको कैप्टनसी दी जाएगी, क्योंकि T20 मोल्ड के प्लेयर समझे नहीं जाते थे। ऐसे ही है, ऐसे ही। जब इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो सबसे पहले इनकी टेस्ट मैच में सिलेक्शन हुई, और टेस्ट मैच के बाद ये वनडे में आए और फिर T20 में आहिस्ता आहिस्ता आए। तो इन्होंने भी अपनी गेम थोड़ी सी इंप्रूव की है इस एतबार से कि अब वो थोड़ा स्लॉग करते हैं, थोड़ा हिट आउट करते हैं, कि अब वो अपना जो है स्ट्राइक रेट बेहतर बना सकें। और एज कैप्टन जो है अभी तक वो बहुत बेहतर साबित हो रहे हैं, मतलब काफी इंटेलिजेंट माइंड नजर आता है जब वो बात करते हैं। आपको लगता है कि वो एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ ये जाएंगे, या कि एग्रेसिव जो कैप्टन है उसकी जो खसूसियात हैं आपको उनमें नज़र आती हैं, या वही एक जो ट्रेडिशनल क्रिकेट है पाकिस्तान की T20 उसको ही लेके चलेंगे? नहीं, अग्रेसिवनेस विद द बैट तो ऑब्वियसली ही इज पिकिंग द टिप्स जो माइक हसन दे रहे हैं, खासतौर पे आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से। वो बात भी जब करते हैं तो वो इसी एतबार से बात करते हैं कि हमें अपना T20 का मोल्ड चेंज करना होगा, हमें ये फ्रीक्वेंटली टारगेट करना होगा कि हम 200 स्कोर करें। और 200 स्कोर करने के लिए ही नोज द फैक्ट कि आप कभी भी विकेट्स इन हैंड रख के ऐसा नहीं हो सकता। जब आप हिट आउट करते हैं तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आप आउट होंगे और विकेट्स गिरेंगी। तो पाकिस्तान की टीम भी इसी फॉर्मूला पे सेलेक्ट हुई और उनकी अप्रोच भी ऐसी ही नजर आती है कि वो चाहते हैं कि हम जो है एक मॉडर्न टाइप ऑफ T20 क्रिकेट खेलें इंटरनेशनल फॉर्मेट में। जी, तो व्यूवर्स, अगर आप भी कोई इस मुतल्लिक बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं, और ज़रूर बताइए कि पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन आपको कैसी लगी एशिया कप के लिए, और पाकिस्तानी टीम के कप्तान से आपकी क्या उम्मीदें। तो मिस्टर क्रिकेट, हम अगर इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा ओपनर्स पे आप बात करें। ओपनर्स का हमारा खासा मसला रहा और एक तवील अरसे तक मसला रहा और कोई जोड़ी सेटल नहीं हो पा रही थी। तो अब हमारे पास साइम अयूब भी हैं, उनके साथ साहबजादा भी हैं। तो कैसी देख रहे हैं आप ओपनिंग हमारी एशिया कप में? अब उमर भाई, कुछ अरसे से एक्चुअली T20 क्रिकेट में खास तौर पे हम इस डायलेमा का शिकार हैं कि हमारे पास ज्यादा टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं और मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स की कमी है। तो अगर आप टीम सिलेक्शन भी देखें तो इसमें इस वक्त भी जो 4 ओपनर्स हैं वो टीम का हिस्सा हैं, नॉट ओनली 17 का हिस्सा है, लेकिन अभी जो ट्राई सीरीज में टीम खेल रही है उसमें आपके वो 4 प्लेयर्स जो कि रेगुलरली अपने डोमेस्टिक सर्किट में ओपन करते हैं उनको एक टीम में खिलाया जा रहा है। तो पिछले काफी अरसे से हमारे साथ ये एक सिचुएशन डेवलप हो गई है कि हम मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स उस तरह जनरेट नहीं कर सक रहे। इवन हसन नवाज, जिसको अब मिडिल ऑर्डर में मौका दिया जा रहा है और उनको खिलाया जा रहा है कि वो अपने आप को प्रूव करें, वो भी बेसिकली एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। तो आप तो हमारे पास टॉप ऑर्डर बैट्समैन, अगर आप एक फाइनल 11 बनाते हैं तो आपकी चॉइस क्या होगी? कौन से 2 खिलाड़ी आप ओपनिंग पे भेजना चाहेंगे? डेफिनेटली अग्रेसिव मोल्ड और थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हुए जो 2 ओपन कर रहे हैं, साइम अयूब और साहबजादा फरहान, यही 2 ओपन करेंगे। और फखर जमान वन डाउन आ रहे हैं, डेफिनेटली 2 ही लोग ओपन कर सकते हैं। फखर जमान भी प्राइमरीली ओपनर ही हैं, लेकिन अब चूंकि टीम की कॉम्पोजिशन ऐसी है तो उनको एडजस्ट करना होगा वन डाउन के स्पॉट पे ही। थोड़ा सा मिडल ऑर्डर पे मैं चाहूँगा आप बात करें। फ़खर ने कल के मैच में स्कोर भी अच्छा किया है, लास्ट मैच जो हुआ है 60+ जी। कुछ फखर की परफॉर्मेंसेस भी काफी अरसे से थोड़ी डाउन रही थी, क्योंकि उनको भी इंजरीज रही पिछले 6 महीने में। 2 दफा वो इंजर्ड हुए। कुछ ऑब्वियसली वो इस टीम के ओल्डेस्ट प्लेयर्स में से हैं, 35 इयर्स उनकी एज हो गई है। लेकिन बहरहाल कल उनकी परफॉर्मेंस उनकी बड़ी शानदार थी। 44 बॉल्स पे उन्होंने 77 किया। काफी अरसे बाद उन्होंने अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर किया। तो ये एक अच्छा ओमन है हमारे लिए मूविंग फॉरवर्ड। और बाकी मिडिल ऑर्डर में डेफिनेटली आगा सलमान अली खुद कप्तान मौजूद हैं, उसके अलावा हसन नवाज हैं, मोहम्मद हारिस को अब मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर रहे हैं। अब वो उनके साथ भी ऑब्वियसली यही इशू है कि वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर नहीं है अभी तक, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऑब्वियसली कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। उन्होंने बहुत अच्छी सेंचुरी स्कोर की थी 3 माह कबल बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन वो वन डाउन आते हुए की थी। लेकिन ही इज ट्राइंग टू मोल्ड हिमसेल्फ इनटू अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर। थोड़ा सा मुश्किल होता है डेफिनेटली, जो टॉप ऑर्डर का स्टाइल है, पावर प्ले की क्रिकेट है और जो लेट ओवर्स की क्रिकेट है, स्लॉग ओवर्स की, तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन मोहम्मद हारिस पूरी ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने आप को मोल्ड करें। फिर मोहम्मद नवाज भी थोड़े बेहतर टच में नजर आ रहे हैं। कुछ अरसे से हारिस की अगर गेम की बात करें तो हारिस पिछले काफ़ी मैचों से जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और वो रन नहीं कर पा रहा है। तो क्या ये नंबर का इशू है कि आप जिस नंबर पे उसको खिला रहे हैं वो उस पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा,
क्योंकि उसको हम एक हार्ड हिटर के तौर पे, एक एग्रेसिव प्लेयर के तौर पे खिला रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही, एक सेंचुरी जिसकी आपने बात की उसके अलावा। बेसिकली हारिस का इशू है ही ये ना कि वो भी टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, उनको जब मिडिल ऑर्डर में अब आपने मौका दिया है तो अगर आप उनको इसी तरह मौका देते रहेंगे तो ही विल अडेप्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है, एक जो पावर प्ले में खेलने का स्टाइल होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। फिर बॉलर्स भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं, स्पिन के खिलाफ थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं हारिस। जब वो मोस्टली आते हैं 12वें 15वें ओवर में तो तब अच्छे स्पिनर्स बॉलिंग करा रहे होते हैं, और अब तकरीबन दुनिया की हर टीम के पास अच्छा लेग स्पिनर या मिस्ट्री स्पिनर मौजूद है, तो स्ट्रेट अवे उसको आके हिट आउट करना इतना आसान नहीं है। और उनकी गेम भी कुछ ऐसी है कि शायद उनकी डिफेंसिव टेक्निक इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो कोशिश करते हैं कि वो हिट आउट करें, जिसमें वो मोस्टली कैच दे बैठते हैं। तो ये अभी उनका इशू चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली अब आपने एक टीम सेलेक्ट की है, उसको कुछ मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें, या अगर चेंज भी करना है तो वो आफ्टर फेयर अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। जी, तो व्यूवर्स आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस एशिया वर्ल्ड कप में एशिया कप में पाकिस्तानी टीम में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है और किससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो मिस्टर क्रिकेट, ये हसन नवाज़ पे आप कुछ बात करना चाह रहे थे तो मैंने आपको रोका, वो आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, हसन नवाज बहुत इमर्जिंग टैलेंट है और बड़ी जल्दी इन्होंने जो है वो अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूव किया। लास्ट सीजन तक भी इवन हसन नवाज को इतना कोई नहीं जानता था। जब न्यूजीलैंड के लिए इनकी सिलेक्शन हुई साल के इब्तिदा में, तो बहुत आईब्रोज रेज हुए कि ये क्यों इनको सिलेक्ट किया गया है। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब उन्होंने पीएसएल सीजन खेला और उसमें मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने बेसिकली मिडिल ऑर्डर में अब उनको खिलाया इसलिए जा रहा है कि मिडिल ऑर्डर में ही उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही है एसपीएसएल में। तो वो देखते हुए अब ऑब्वियसली माइक हसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे पहले, पीएसएल में उन्होंने हसन को खेलते हुए देखा और उन्होंने 2 बड़ी शानदार विनिंग नॉक्स खेली इस्लामाबाद के ही खिलाफ। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा मूव था कि हसन को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं। हसन बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त मिडिल ऑर्डर पोजीशन में। चलिए, ये तो कुछ बैटिंग की बात होगी, ओपनर्स की बात होगी, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर पे हमने कुछ थोड़ी बात की है क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कुछ शॉर्टेज होती है। इंशाल्लाह इस पे आगे भी हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जूं जूं ये इवेंट आगे जाएगा तो बहुत सारी नई चीज़ें भी सामने आएंगी। तो फास्ट बॉलिंग पे आ जाते हैं। फास्ट बॉलर्स हमारे, उनकी सिलेक्शन और उनको आप कहाँ देखते हैं इस एशिया कप में? फास्ट बॉलिंग जो है वो एक जमाने में हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो स्ट्रेंथ पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं रही है। बहुत अरसे से आपको जो T20 में भी मैचेस हैं वो आपकी बॉलिंग नहीं जितवा पा रही। जिस तरह पहले हमारे बारे में जाना जाता था कि अगर हम T20 में 150-60 कर लें, वनडे में 250-60 कर लें तो हम उसको डिफेंड कर लिया करते थे। लेकिन आजकल जो हमारी बॉलिंग है उसमें ये स्ट्रेंथ नहीं नजर आती है। कोई ना कोई वीकनेस हमारे नजर आती है कि क्यों एक जो दबदबा था पाकिस्तान टीम की बॉलिंग का और टीमें डरा करती थी हमारे फास्ट बॉलर्स से, तो वो दबदबा कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। क्यों? फास्ट क्रिकेट है आजकल, क्रिकेट हो बहुत ज्यादा गई है। हम जो है वो फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेली जाए, लेकिन उसकी वजह से फिर फिटनेस पे फोकस नहीं रह पाता है। हमारे फिटनेस इश्यूज ही मेनली रहते हैं। शाहीन अफरीदी आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बहुत शाइनिंग प्रोस्पेक्ट लग रहे थे, लेकिन जब इंजरी हुई उसके बाद उन्होंने अपना रिदम खो दिया काफी। हसन अली आए, इसी तरह ही हुआ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये जो उनकी पेस गिरी है, ये भी क्या इसकी रीजन है कि वो उस तरह से फिट नहीं है? जी डेफिनेटली फिटनेस ही मेन इशू है ना। जब उनको एक सीरियस लेग इंजरी हुई और जो इस तरह की इंजरीज होती हैं उसके बाद फास्ट बॉलर रिकवर तो कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंस आना कि अपनी टांग पे जब वो आते हैं बॉलिंग कराना, वजन डालना और वही उसी अग्रेसिव स्टाइल में बॉल करना, तो वो भी ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो रहा है। फिर दूसरा इशू ये आ गया कि शायद वो इन स्विंग थोड़ा उनका जो है बॉल अब नहीं हो रहा जो कि पहले हुआ करता था, और ये सब चीजें फिटनेस का भी वजह होती है। और इसमें ये भी वजह होती है कि इतनी ज्यादा जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लीग्स खेल रहे होते हैं, तो आप अपनी कमजोरियों पे काम नहीं कर पाते। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि इसकी वजह से आप जो है वो जो आपकी गेम में वीकनेसेस आ जाती हैं उसको आयरन आउट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ये 1-2 प्रैक्टिस सेशंस में तो हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली शाहीन को जरूरत है कि वो अपना रिदम खोया हुआ जो है वो वापस हासिल करें, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना। एक अच्छा बॉलिंग, जब नई बॉल से आप अच्छी बॉलिंग नहीं करवा पाएंगे और अच्छा बॉलर आपके पास कोई नहीं होगा न्यू बॉल का, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंटेन करना स्टार्ट में। अच्छा, हारिस को कहाँ देखते हैं? हारिस रऊफ कुछ थोड़ा सा बेहतर बॉल करता हुआ थोड़े रिदम में नजर आ रहा है। आप क्या इससे एग्री करेंगे मेरी बात से?
हारिस रऊफ जो है वो हॉट एंड कोल्ड मतलब ब्लो करते रहते हैं। उनका ये इशू है कि 2-4 मैचों में बहुत अच्छी बॉल करेंगे और फिर 2-4 मैचों में बिल्कुल ही जो है रिदम में नहीं नजर आएंगे। उनका ये मतलब वो बाय फार अभी भी पाकिस्तान में फास्टेस्ट बॉलर हैं, बिकॉज जो और हमारे पास फास्ट बॉलर्स थे वो इंजरीज का शिकार हो गए। तो जो फिट अवेलेबल फास्ट बॉलर हैं उसमें फास्टेस्ट जो है वो हारिस रऊफ ही हैं। ऑब्वियसली उनकी सिलेक्शन होनी भी चाहिए, अच्छी डेथ ओवर में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर्स अच्छे करा लेते हैं, स्लो बॉल्स करा लेते हैं, लेकिन लेंथ का उनका भी इशू होता है। नई बॉल जब उनको कराने को मिलती है या पावर प्ले के अंदर उनको बॉल करना पड़ता है तो वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि एक लेंथ नहीं हिट कर पाते। तो ये हारिस रऊफ का हमेशा से इशू रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें ऑब्वियसली हारिस और शाहीन हमारे बेस्ट बॉलिंग अटैक में शामिल हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं दोनों पे बात की। तो बाकी बॉलर्स जो हैं जिसमें हमारे स्पिनर्स भी हैं, बाकी हमारे मीडियम पेसर्स भी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाकी बॉलर्स इनको बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको एक अच्छा यूनिट बनता हुआ नज़र आ रहा है? अच्छा, जो हमारी वीकनेस इस वक्त नजर आ रही है ना वो बेसिकली इस वक्त बॉलिंग ही है। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा जो है वो ऑलराउंडर्स पे फोकस किए हुए हैं, सलमान अली आगा भी और माइक हसन भी, और स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं खिला रहे। जितनी हमने ये ट्राई सीरीज में भी टीम देखी, उससे पहले वेस्ट इंडीज के साथ T20 सीरीज हुई, बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज हुई, इनका फोकस ये है कि ये ऑलराउंडर से 8 से 10 ओवर करवाते हैं और बाकी 8 से 10 ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर कर रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ शाहीन, हारिस और एक स्पिनर मोस्टली ये स्पेशलिस्ट खिला रहे होते हैं। उसके अलावा बाकी ओवर्स फहीम, अशरफ, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब कर रहे होते हैं या सलमान अली आगा खुद कर रहे होते हैं, जो प्राइमरीली बॉलर्स नहीं है, ऑलराउंडर्स हैं। तो ऑब्वियसली उसमें फिर ये इम्कान रहता है कि जब आप बहुत अच्छी पिचेस पे खेल रहे होते हैं जहां पे बॉल टर्न नहीं होती, ग्रिप नहीं होती या होल्ड नहीं होती सरफेस में, और फास्ट बॉलर्स को भी कोई असिस्टेंस नहीं होती, तो फिर मार पड़ने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। और नेक्स्ट जो बेसिकली हमारी प्रेपरेशन है वो अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए ही है एक्चुअली। तो जो इंडिया में पिचेस होती हैं या श्रीलंका में इवन पिचेस होती हैं टाइम्स, वो बहुत ट्रू होती हैं, और जब इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा होता है तो कोशिश भी यही की जाती है कि बहुत फ्रेंडली विकेट्स ना हो बॉलर्स के लिए, क्योंकि आजकल क्रिकेट में लोग जो है वो स्कोर देखने आते हैं। इवन जो दुबई और अबू धाबी, जी, दुबई और अबू धाबी के ट्रैक्स हैं जहाँ पे एशिया कप होगा, वहां पे भी बहुत कम असिस्टेंस मिलती है इन कंपैरिजन टू शारजा जहाँ पे ये ट्राई सीरीज हो रही है। तो शारजा के ग्राउंड में फिर भी कुछ बॉल होल्ड करती है सरफेस में, लेकिन मोस्टली अबू धाबी की विकेट बहुत ट्रू होती है, दुबई की विकेट भी अक्सर बहुत अच्छा खेलती है। तो अगर उसमें आपके पास अच्छा बॉलिंग अटैक ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड जैसे भी आप खेल रहे हो या बॉल कर रहे हो पहले या बाद में, तो मुश्किल हो जाता है कि आप कंटेन करें किसी भी टीम को। अच्छा, मिस्टर क्रिकेट, अब हम इख्तिताम की जानिब चलेंगे। आप कहाँ देखते हैं इस एशिया कप में पाकिस्तान की टीम को? क्या पाकिस्तान की टीम के अच्छे चांसेस हैं। ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें बेहतर सिलेक्शन है। ये एक आध स्पॉट पे आप बात कर सकते हैं कि फलां प्लेयर को होना चाहिए और फलां को नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, एक्सेप्ट बाबर एंड रिजवान, क्योंकि उससे तो थोड़ा हमने खुद मूव ऑन किया हुआ है ना, तो उसके अलावा जितने अवेलेबल प्लेयर्स हैं वो आपने सेलेक्ट किए इस टीम में, तो अच्छे चांसेस हैं डेफिनेटली। मैंने कहा ना कि अगर आपकी बॉलिंग क्लिक करती है, खास तौर पे अगर आपके स्पिनर्स जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, बिकॉज शाहीन और हारिस तो फिर बेहतर बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको मार पड़ती है मोस्टली वो इंडिया जैसी टीमों के खिलाफ या श्रीलंका जो अच्छा स्पिन को खेलते हैं, इवन अफगानिस्तान, वो आपके स्पिनर्स को बहुत हिट आउट करते हैं। तो बहुत डिपेंड करता है हमारा जो फेट है एशिया कप में कि सुफियान, मुकीम और अबरार अहमद कैसी बॉल करते हैं। अगर ये अच्छी बॉल करते हैं और कंटेन कर पाते हैं टीम्स को, तो हमारे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं फाइनल में क्वालिफाई करने। आप क्या समझते हैं कि सुफियान और अबरार दोनों प्लेइंग 11 में खेलने चाहिए? सुफियान और अबरार अगर तो स्पिनिंग ट्रैक को खेलने चाहिए, लेकिन इशू फिर वही है क्योंकि हम ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं टीम में, तो इसलिए दोनों को एडजस्ट करना एडवांस मुश्किल है। सुफियान का थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू है, टैलेंट उस लड़के में है, लेकिन चूंकि जब उस पर हिट आउट करते हैं प्लेयर्स तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। प्लस जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसका इशू भी ये होता है कि उसकी लेंथ का काफी इशू रहता है कि एक जगह वो पिच नहीं करते बॉल। काफी पिछले मैचेस में भी हमने देखा कि फुल टॉसेस करवा रहे हैं सुफियान, कभी बिल्कुल हाफ ट्रैकर्स करवा रहे हैं, तो लेंथ में 20 रन भी लगे हैं लास्ट मैच में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको काफी मतलब छोटी टीम्स भी उनको हिट आउट कर रही हैं, जबकि वो जब अपनी लेंथ पे बॉल कर रहे होते हैं तो उनको हिट आउट करना इतना आसान काम नहीं है। ऑब्वियसली रिस्ट स्पिनर जो है
वो एक ट्रम्प कार्ड होता है हमेशा टीम के लिए, लेकिन वो शायद चूंकि अपनी लेंथ नहीं हिट कर पा रहे इसलिए उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिटिंग हो रही है। अबरार उनके बनिस्बत जो एक मैच उन्होंने अभी खेला कल, उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें भी ली 9 रन देके। तो अबरार अच्छी लेंथ हिट कर रहे हैं, और अगर अबरार को ही देखें, अब आगे मौका मिलेगा तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा हमारी फेट डिपेंडेंट है। अच्छा, लास्टली आपकी टॉप 3 टीम्स कौन सी हैं इस एशिया कप में? एशिया कप में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली इंडिया हॉट फेवरेट होता है आजकल हर वर्ल्ड इवेंट का। डेफिनेटली उनके पास बहुत बड़ा टैलेंट पूल है जिसमें से वो बहुत अच्छी सिलेक्शंस करते हैं, और इवन कई ऐसे प्लेयर्स जो डिजर्व करते हैं कि उनको सेलेक्ट किया जाए, वो कई दफ़ा नहीं सेलेक्ट हो पाते। तो इंडिया ऑब्वियसली हॉट फेवरेट है फॉर दिस इवेंट। श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी जो है वो उनका अच्छा तालमेल बन रहा है, वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं रिसेंटली शॉर्टर फॉर्मेट में। और उसके अलावा अफगानिस्तान जो है वो डार्क हॉर्स साबित हो सकता है इस एशिया कप में, बिकॉज उनके पास जो स्पिन कंटिंजेंट है, खास तौर पे राशिद खान है, मोहम्मद नबी हैं, नूर अहमद हैं, अल्लाह मोहम्मद गजनफर हैं, और ये मतलब पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में चारों खेल रहे थे। तो ये वो बॉलर्स हैं जो 16 ओवर खुद ही करा सकते हैं, और ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे बॉलर्स हैं जो किसी भी टीम को बांध के रख सकते हैं। तो जो डार्क हॉर्स हो सकती है इस इवेंट में वो अफगानिस्तान की टीम है। बाकी श्रीलंका, इंडिया के ब्राइट चांसेस हैं, एंड पाकिस्तान इफ दे प्ले टू देयर पोटेंशियल कैन आल्सो कॉज अस एन अपसेट। यानी कि अब आपकी 4 टीम्स आ गई हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो देखना है कि पाकिस्तान तो डेफिनेटली अब ऐसा है कि वो अपने पोटेंशियल पे, हमारा तो यही इशू है कि हम कंसिस्टेंट नहीं है ना। अगर तो कंसिस्टेंसी से हमारी पूरा तो आप नेक इवेंट खेलें। तमन्नाएं और जो दुआएं हैं वो अपनी टीम के साथ हैं कि वो बहुत अच्छा खेले, ज़बरदस्त खेले, एशिया कप उठाए। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो फिर हम ऑन पेपर भी चीज़ों को देखते हैं और प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को भी देखते हैं, तो इसलिए एनालिसिस तो फिर परफॉर्मेंस बेस होगा। जी, पाकिस्तानी होने के नाते तो हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ना सिर्फ फाइनल खेले बल्कि जीते। लेकिन जो एनालिसिस है वो तो ऑब्वियसली जो ग्राउंड रियलिटीज है उन पे किया जाता है ना। चले मिस्टर क्रिकेट, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे पॉडकास्ट में हमें बहुत सारा टाइम दिया, आपसे बहुत अच्छी गपशप रही, और इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और पॉडकास्ट में भी मुलाकात रहेगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया अमर भाई, आपने इनवाइट किया। जी, तो व्यूवर्स, ये थे मिस्टर क्रिकेट, और बात हो रही थी एशिया कप की। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं टीम पाकिस्तान के साथ कि वो बहुत अच्छा खेले और ये वर्ल्ड कप जीते। आपसे रिक्वेस्ट फिर वही कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और पॉडकास्ट में। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।